तो नरेंद्र मोदी की के जाल में आगे पूरा देश और कांग्रेस ना फंसे, इसके लिए यह बात उन्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो ये ना भूलें कि धार्मिक मुद्दों से छेड़छाड़ करके या चैलेंजिंग पॉइंट पर आकर के वो नरेंद्र मोदी का फील्ड है। लोगों को बरगलाने का, धर्म के नाम पर वोट मांगने का, यह फील्ड नरेंद्र मोदी का है, यह अखाड़ा नरेंद्र मोदी का है। उस अखाड़े में जाकर के कांग्रेस को कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। आगे अगर इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी 35 सीट आज 136 जीत रही है, कांग्रेस 170 तक पहुंच सकती थी क्योंकि जेडीएस कमजोर हुआ है। 160 170 तक आराम से कांग्रेस पहुंच सकती थी अगर कम से कम बजरंगबली वाले मामले में अगर उसने ये ना बोला होता कि हम बजरंग दल पर भी बैन लगाएंगे। मैं नहीं कहता कि बैन मत लगाओ, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं थी। इस तरह की गलती दोबारा कांग्रेस ना करे तो उसके राजनीति के लिए अच्छा होगा। कर्नाटक था जहां पढ़े लिखे लोग हैं, जिसके कारण कांग्रेस बच गई और उसे कांग्रेस में कर्नाटक में जीत हासिल हो गई। अगर यही दाव किसी और हिंदी बेल्ट के प्रदेशों में रहा होता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे और कहीं रहा होता, तो कांग्रेस हार जाती। आप समझिए इस बात को। कर्नाटक एक शिक्षित, पूर्ण शिक्षित राज्य है, जिसका असर हुआ कि नरेंद्र मोदी का बजरंगबली वाला दाव, बजरंग दल और बजरंग बली को मिला करके जो उन्होंने खेल खेला, उसका असर उतना नहीं हुआ। उसके 2-3 बड़े कारण थे। एक कारण था कि कर्नाटक शिक्षित राज्य है। दूसरा कारण था कि नरेंद्र मोदी के कंधे पर बृजभूषण बैठा था। यहां जंतर मंतर पे लड़कियां बैठी थी न्याय मांगने के लिए। दूसरे कंधे पर अडानी बैठा था। पूरी नंगई करके नरेंद्र मोदी अडानी के साथ खड़े थे। उनके साथ भ्रष्टाचारी येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा साथ घूम रहे थे, जिसका असर था कि बजरंगबली वाला दाव मात्र 15 सीटों पर असर कर पाया और 15 सीटें और नरेंद्र मोदी ले गए, यानी 30-10 45 हो गया। 30 ही जीतने वाले थे। इसी तरह से 5 सीट उन्हें मिल गई द केरला स्टोरी से। इसका भी असर कम हुआ। द केरला स्टोरी का भी असर कर्नाटक में कम हुआ। क्यों? फिर वही बात आती है, क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, वो समझते हैं, जानते हैं। इसके लिए मात्र 5 सीटों पर असर हुआ, यानी 5 सीटें और बढ़ा लिए नरेंद्र मोदी, 20 सीट। और 15 सीटों के लिए नरेंद्र मोदी हैकिंग करवाए थे। हैकिंग का असर था कि 15 सीटें और जीते, यानी कहीं ईवीएम को गायब करना या और दूसरे और भी हथकंडे, ईवीएम से रिलेटेड जो हथकंडे अपनाते हैं वो चुनाव जीतने के लिए, उसके जरिए 15 सीटें, यानी 35 सीटें सीधे सीधे नरेंद्र मोदी अपनी चालों से जीत लिए और 30 सीटें बेसिक उनका वोट उनको मिला।
अब यही 35 सीटें अगर कांग्रेस में जोड़ दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि 171 सीट होती है। कांग्रेस 171 सीट जीत रही थी। हालांकि द केरला स्टोरी का कोई काट नहीं था, उसके लिए कांग्रेस ने गलती नहीं की। वो 5 सीट का नुकसान होना ही होना था। हैकिंग वाला 15 सीट जाना ही जाना था, लेकिन 15 सीट बचाया जा सकता था। बजरंग दल का नाम ना लेकर के। ये डिक्लेयर्ड मुद्दे नहीं होते। नरेंद्र मोदी इसी तरह की चालें चले हैं। नरेंद्र मोदी ने वोट राम के नाम पर मांगा, मंदिर के नाम पर मांगा, काले धन के नाम पर मांगा, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर मांगा, बेरोजगारी के नाम पर मांगा, लेकिन काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस को काम भी करना है और इन सब लिटिगेटेड मुद्दे में फंसना भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के अखाड़े में जाकर लड़ना नहीं है। नरेंद्र मोदी को घसीटकर अपने अखाड़े में लाना है। चुनाव का जो पैटर्न चल रहा था शुरू से, प्रचार का जो तरीका चल रहा था, उसी पर रहना चाहिए था। कांग्रेस अगर उसी पर रही होती तो मान लीजिए कि 15 हैकिंग के और 5 केरला स्टोरी के नाते भले ही घट जाते उनके सीट, लेकिन 15 सीटें उनको मिलती। तो 136 और 15 सीटें आप समझ लीजिए। सीट 51 सीट, यानी 151 सीट आज कांग्रेस के पास होती। इस तरह से भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए ये कई चेतावनियां हैं। नरेंद्र मोदी के अखाड़े में जाकर नहीं लड़ना है, नरेंद्र मोदी को बाहर निकालकर लड़ना है। नरेंद्र मोदी को उस फील्ड से उनको घसीट कर लाना है। प्रादेशिक मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, जैसा कि कांग्रेस ने बखूबी कर्नाटक के चुनाव में किया है। इसकी दाद देनी पड़ेगी। ना तो राहुल गांधी, ना ही प्रियंका गांधी, ना ही और दूसरे नेता कोई भी भटक करके किसी दूसरे मुद्दे पर नहीं गए, जनता के मुद्दे पर टिके रहे, जिसका परिणाम है ये। तो कांग्रेस ने एक सही, सटीक और सधे हुए तरीके से चुनाव लड़ा। एक गलती करके 15 सीटें अपनी कम करवा ली। नरेंद्र मोदी के अखाड़े में जाकर के वो बोलते रहते, ठीक है हम पीएफआई को बैन लगाएंगे। आप भी बोल ही रहे थे अब पीएफआई को बैन लगाएंगे, वो तो बैन लगेगा ही, हम भी उस पर कोई बात नहीं कर रहे। जिस पर बात नहीं करना था उस पर बात नहीं करना था। काम भले करते लेकिन बात नहीं करना था। यह बात चुनाव के बाद कांग्रेस को समझना चाहिए कि उसका 15 सीट का नुकसान हुआ है बजरंग बली का नाम लेने के, बजरंग दल का नाम लेने के नाते, क्योंकि मोदी उसी अखाड़े के माहिर हैं। नरेंद्र मोदी के अखाड़े में जाकर कोई उनको हरा नहीं सकता। और आज भी अगर चाहते तो नरेंद्र मोदी 15 सीट की हैकिंग करवाए तो 50 की करवा लेते, कर्नाटक जीत लेते। उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो ईवीएम की विश्वसनीयता को कायम करना चाहते हैं। अब अगर कांग्रेस अभी जीतने के बाद अगर कांग्रेस ये मुद्दा उठाए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, तो कहेंगे कि मैं तो चुनाव हार गया। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि नरेंद्र मोदी ईवीएम को 2024 के चुनाव के लिए बचाकर रखना चाहते हैं, उसकी विश्वसनीयता को कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ईवीएम पर उंगली 2024 से पहले ना उठाए, और उसके लिए 2-4 राज हारना ठीक है, मंजूर है।
यहां कांग्रेस को अपनी जीत का जश्न मनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी से जीतने के लिए नरेंद्र मोदी के अखाड़े में जाकर नहीं लड़ सकते। यानी हिंदू मुसलमान के गोलमाल वाला मुद्दा जो वो करते हैं, पुलवामा जैसी घटनाओं की संरचना या दंगे करवाना, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करना या धार्मिक मुद्दों को बीच में घसीटना, धार्मिक नामों को बीच में घसीटना, उन सब मुद्दों से दूर रहना पड़ेगा कांग्रेस को। और यह दूरी वो अगले चुनाव 3-4 चुनाव में चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी जीतेंगे, कांग्रेस फिर भी जीतेगी। लेकिन उसे यह गलती 2024 में नहीं दोहरानी है। और कांग्रेस को सबसे बड़ा सजेशन यह है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पे वो अपने लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्रिएट करे ईवीएम। अगर ईवीएम रहा तो दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को 2024 का चुनाव जीतने से नहीं रोक पाएगी, यह आप मान लीजिए। नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए, चुनाव वोट के लिए नहीं करवाते, उनको वोट की जरूरत नहीं है, उनको ईवीएम की जरूरत है। अगर वो ईवीएम की इज्जत बचाए रख गए और ईवीएम का इस्तेमाल हुआ तो 2024 में एक भी आदमी भारत का अगर वोट ना दे नरेंद्र मोदी को, तो भी नरेंद्र मोदी चुनाव जीत लेंगे और फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे।